नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी अखबार का, हिंदी न्यूज़पेपर का, आपको हिंदी न्यूज़पेपर में जो भी आज के अखबार में अच्छे अच्छे कंटेंट्स है जो यूज़फुल हो आईएएस प्री, आईएएस मेंस, यूपी पीसीएस प्री मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, बीपीएससी प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए, तो सब मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। चलिए, ये और हिंदी अखबार का मानक अखबार माना जाता है। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, दैनिक भास्कर और बिजनेस स्टैंडर्ड इसका हिंदी वर्जन, ठीक है। इसे मानक अखबार माना जाता है। और इवनिंग में मैं डालता हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू का एनालिसिस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप इस चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलता रहा है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है कि ये देख लीजिए पहले कि ये किस न्यूज़पेपर का है। तो बीएस पेज नंबर 1 है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर है उसके पेज नंबर 1 का है। क्या है टॉपिक, क्या है इसमें, पैदावार पर अल नीनो का खटका, ठीक है। अल नीनो तो आपको पीटी मेंस इसलिए आपको लाया हूँ क्योंकि कहा था जो ज़्यादा चर्चा में है वो पर्चा होने की संभावना होती है। खास करके वैसे रिपोर्ट, वैसी घटना, वो सब जो आपको कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था पर, जलवायु परिवर्तन पर, आपको समाज पर जो प्रभाव डालता है, उस तरह के क्वेश्चन आईएएस प्री और मेंस में आने की संभावना ज़्यादा होती है। अब तक कुछ आपको यूपी पीसीएस में भी इस तरह का नेचर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन की अधिकता होती है आपको आईएएस प्री और मेंस में, ठीक है। अल नीनो तो आपको पीटी और मेंस में भी इस आ सकता है, आपको निबंध में भी आ सकता है, और डायरेक्ट नहीं पूछेगा किस अखबार में। चलिए, तो यहाँ से एक इस तरह का पीटी में क्वेश्चन बनेंगे कि अल नीनो का प्रभाव क्या है, कहाँ इसकी उत्पत्ति होती है, अल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है, अल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है। देखिए, अब देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका महादेश जो है, ठीक है, ये पेरू देश है, पेरू, ठीक है। इसी के तट से क्या होती है, एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, ठीक है। उसका नाम है हमबोल्ट। क्या? हमबोल्ट की धारा। इसे पेरू की धारा भी कहा जाता है। हमबोल्ट की धारा पेरू की जलधारा का। ये क्या है, किस नेचर का, ठंडी है, ठंडी। और लेकिन 4-5 साल के अंतराल पर क्या होता है, सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ठंडी जलधारा जो है शीत धारा है, शीत, ठीक है, ये गर्म हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ के वातावरण में वायुदाब कमज़ोर हुआ था, कम हुआ था, और मानसून की उत्पत्ति जो है यहीं से होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ तो मानसून पर दुष्प्रभाव पड़ता है और सामान्य से कम वर्षा होती है, मानसून कमज़ोर होता है। और भारतीय कृषि, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए बीबीआई है क्योंकि भारतीय कृषि जो है मानसून पर आधारित है। जिस साल मानसून कमज़ोर होता है, सामान्य से कम वर्षा होती है, मानसून कमज़ोर मतलब सामान्य से कम वर्षा, वहाँ उस साल कृषि पैदावार कम होते हैं, ठीक है। देखिए क्या बताया, पिछली बार 2018 में आया था, तो 2017 मेंस में, आईएएस मेंस में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखिए, इस साल भारत में अल नीनो सक्रिय होने का अनुमान जताया गया है। अगर ये अनुमान सही है तो मानसून के दौरान बारिश कम हो सकती है, इससे पैदावार कम होने और कीमतें बढ़ने की आशंका है। तो महंगाई बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ठीक है। 2024 में सकल घरेलू उत्पाद में 6 से 6.5% वृद्धि का अनुमान, और किसी क्षेत्र में 3 से 3.5% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। चलिए, तो यहीं पर मानसून की उत्पत्ति होती है, ठीक है, पेरू के तट पे। और किस सागर में, तो प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर हमबोल्ट जलधारा, जो ठंडी जलधारा है, उसके स्थान पर गर्म जलधारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण मानसून कमज़ोर होता है और बारिश कम होती है। तो इसलिए अल नीनो के बारे में पूछा जा सकता है, और उसी घटना को अल नीनो कहा जाता है, ठीक है। चलिए, आते से मुख्य संख्या में अब देखिए, ये भी बीएस है, बिजनेस स्टैंडर्ड पेज नंबर 10। क्या है, अर्थव्यवस्था पर असर। इसमें बताया गया है कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है, उसके युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि दिया है, किसी बात के कारण भी होता है, ठीक है। रक्षा क्षेत्र को छोड़ करके ज़्यादा व्यापार नहीं होता है। रूस के साथ जो है रक्षा क्षेत्र को छोड़ करके रूस के साथ ज़्यादा व्यापार नहीं। इधर पिछले 1 वर्षों में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का व्यापार बढ़ गया है, आयात बढ़ गया है रसिया से, रूस से, ठीक है।
और खाद का भी, ठीक है। तो भारत पर ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपको मेंस राइटिंग में भी और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध का प्रभाव यूरोपीय देशों पर बहुत ज़्यादा पड़ा, लेकिन भारत पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ा। ऐसा क्या है कारण? तो कारण ये है कि रूस के साथ भारत का रक्षा व्यापार है। रक्षा व्यापार के अलावा और व्यापार बहुत कम है। खाद का, अन्य वस्तुओं का, सेवा का, ठीक है, इस सब का व्यापार बहुत कम है, ठीक है। इसकी वजह से प्रभाव कम पड़ा है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है किस यूरोपीय देशों पर। ऐसा इसलिए कि पूरे यूरोपीय देशों को रूस जो है प्राकृतिक गैस का सप्लाई करता है और यूक्रेन जो है गेहूं का सप्लाई करता है, और दोनों काला सागर से सीमा जुड़ी हुई है और दोनों का उसमें डिस्टर्बेंस है। तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि दोनों त्रिपक्षीय बैठक करके तीसरे पक्ष मध्यस्थता करके वहाँ से गेहूं निकाला है, प्राकृतिक गैस निकाला है, ठीक है, जहाज़ को जाने दिया है वहाँ से। तो इसलिए भारत पर प्रभाव कम पड़ा है और यूरोपीय देशों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वही है। चलिए अब देखिए, ये भी क्या है, DJRS दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण और पेज नंबर 6 है। देखिए, G20 के प्रतिनिधियों को बताया गया सनातन संस्कृति का महत्व, है ना। G20 की मीटिंग होने वाला, भारत की इसकी अध्यक्षता मिली हुई है, ठीक है, 18वें G20 की, ठीक है। तो कहाँ गया है? खजुराहो में गया है। खजुराहो जो G20 के जो प्रतिनिधि उसमें शामिल हो रहे हैं, उस देश के संबंधित देश के प्रतिनिधि, उनको ले गया है खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा खजुराहो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यूपीएससी का क्वेश्चन कहाँ ऐसा बनेगा, कहा था जो चर्चा में हो पहचानने की संभावना होती है। और G20 के जहाँ भारत में सम्मेलन होगा, जिस शहर में, जिस स्टेज पे, उसको आप अच्छे से करके जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। पिछली बार मैं क्लास लेते हुए बताया था, 2 क्वेश्चन पर जोर दिया था, ठीक है, कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी स्थापित हुआ कहाँ? हैदराबाद में। पीएम मोदी ने उसका इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया। मैंने बोला था कि वनडे एग्जाम में, छोटे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, ठीक है, और किसका है, तो रामानुजाचार्य का। लेकिन IAS प्रीलिम या मेंस पे इसका दर्शन पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि रामानुजाचार्य का दर्शन क्या है, तो रामानुजाचार्य का दर्शन है विशिष्टाद्वैत, ठीक है, विशिष्ट। उससे पहले शंकराचार्य ने एक दर्शन दिया था अद्वैत, आत्मा और ब्रह्म तत्व और मूलतः एक है, अलग नहीं है। तो फिर रामानुजाचार्य ने एक दर्शन दिया कि विशिष्टाद्वैत, इसमें है कि आत्मा और ब्रह्म तत्व और मूलतः जब एक होगा तो फिर किसकी भक्ति किसके लिए है, ठीक है। ये वैष्णव संत है रामानुजाचार्य, ठीक है। तो इन्हें अलवार संत भी कहा था। अलवार संत जो वैष्णव संत हुए हैं दक्षिण में, ठीक है। तो इसीलिए और डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन के बारे में मैंने जोर दिया था कि भारत के कोई विदेश मंत्री पहली बार रोमानिया गया था। ऐसा इसलिए कि रोमानिया का तुर्की के साथ विवाद है और भारत का तुर्की के साथ विवाद है। तो उसको काउंटर करने के लिए भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यात्रा किया रोमानिया का। और उसकी एक महारानी थी जिसका कुछ अवशेष था गोवा में, उसके अवशेष को वहाँ ले गया। उसी महारानी पर उस पर क्वेश्चन आया था आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट एंड कल्चर से 8 से 10 क्वेश्चन यूपीएससी ISPT में आते हैं, तो ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आने की संभावना है। खजुराहो, तो ISPT में ये नहीं पूछेगा कि खजुराहो कहाँ है, ठीक है। यहाँ ये पूछा जाएगा किन किन मतों का यहाँ मंदिर है। यहाँ पर 3 मतों का मंदिर है, जैन, शैव और वैष्णव। 3 मत का यहाँ मंदिर है, ठीक है, जैन, वैष्णव और शैव, ठीक है। जैन मंदिर जो है, जैन मंदिर का नाम है जिननाथ मंदिर, जिननाथ मंदिर। जैन के जो महात्मा हुए हैं, ऋषि हुए, उन्हें जिन भी कहा जाता है। राम मंदिर। शैव का जो है, वैष्णव का जो है, इसका नाम है रामचंद्र मंदिर, ठीक है। शैव का है कि कंडारिया का मंदिर, ठीक है, महादेव मंदिर, इसलिए आप लोग जानते ही होंगे महादेव मंदिर, ठीक है। तो जैन, शैव और वैष्णव तीनों संप्रदाय का यहाँ मंदिर है, ठीक है। हाँ, इसका स्थापत्य कला पूछेगा, स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य कला पूछेगा, ठीक है।
यूपीएससी पीटी में। ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे? बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसकी चारदीवारी नहीं होती है। इस मंदिर की चारदीवारी नहीं होती है। यहाँ जितने भी मंदिर है उसकी चारदीवारी नहीं होती है, बाउंड्री नहीं होती है। इसका निर्माण करवाया था चंदेल शासक। चंदेल शासक, किस शासक ने? चंदेल शासक। ठीक है, 8वीं से 13वीं 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में कुल अभी 25 मंदिर ही बचे हैं। वर्तमान में जो है इसमें मात्र 25 मंदिर बचे हैं। उसका शिखर जो होता है, शिखर जो होता है ऊपर, शिखर के ऊपर निकली हुई मीनार नुमा आकृति को उरु और श्रृंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? उरु और श्रृंग। देखिए, आपको आर्ट एंड कल्चर से, इस पर स्थापत्य कला से आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके मीनार नुमा जो आकृति होती है उसको क्या कहते हैं? उरु श्रृंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? उरु श्रृंग। उरु श्रृंग बोलते हैं, उरु श्रृंग बोला जाता है। ठीक है, तो इससे इतना ही क्वेश्चन आपको आईएएस प्री में बनने की संभावना। और आगे है कि आपको G20, तो G20 में मैं बहुत सारा क्लास ले चुका हूँ, बता चुका हूँ। आप देखेंगे पिछला वीडियो, उसमें G20 के लोगो का है, लोगो क्या है, इसका थीम क्या है, कैमा G20 है, अध्यक्षता क्या कर, तो मैं अब बता चुका हूँ। तो अच्छा, अब इस पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, ठीक है, आगे है DJRS। ठीक है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 का देखिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पहले मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अखबार में छप रहा है उसे अच्छी तरह से आप लोग करके जाएंगे। क्या है कि पहले क्या होता है, अभी कई सालों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जुडिशरी का जो भी फैसला आता है, वर्डिक्ट आता है, उसे स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में दिया है। कि इंग्लिश जो है, अंग्रेजी जो है सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। वकील की भाषा है, बड़े लोगों की भाषा है, सामान्य लोगों की भाषा नहीं है। उसके लिए जो फैसला आता है गलत, उसके पक्ष में या विपक्ष में, उसको भी सही तरह से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और बिचौलिए लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जारी किया? न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले विशिष्ट नंबर जारी किए हैं। ठीक है, क्या है? यहाँ देखें, पहले फैसलों को देखें। सुप्रीम कोर्ट अपने दिए फैसले को आसानी से मुफ्त में जनता तक पहुँचाने के लिए एक पहल की है। पहले इस पर क्वेश्चन ए बनेगा आईएएस प्री में कि न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया है कि अब फैसले को आसानी से मुफ्त में जनता तक पहुंचाने के लिए एक पहल है ये न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम के बारे में और कुछ जाने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले विशिष्ट नंबरों से जारी होंगे। क्या किस जारी होंगे? एक विशिष्ट नंबर जारी किया जाएगा इसके लिए। उदाहरण के लिए फैसले का नंबर अगर रहेगा INA SC 2023-15, तो INA का अर्थ क्या होगा? यहाँ पूछा जाएगा आपका INA का अर्थ क्या है। तो INA का अर्थ क्या है? इंडिया। SC का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट। 2023 का अर्थ है उस वर्ष, जिस वर्ष फैसला दिया गया। 15 का नंबर है पेज। ठीक है, तो सभी क्या पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी से प्राप्त किया जाता था, लेकिन अब क्या है कि सभी ऑनलाइन मुफ्त में उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन, तो क्या है? ऑनलाइन मुफ्त में उपलब्ध होंगे। तो आपको बीपीएससी चाहे आपको आईएएस प्री में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट कि ये क्या है, न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम क्या है, किसने जारी किया, किसकी पहल है, इसमें क्या बंद किया गया है। तो चलिए, इससे संबंधित इतना ही, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या किस पेपर का है, ये भी है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पेज नंबर 5 का है। ठीक है, क्या है? कुब्बारा में दावा है कि लिग्नाइट और संगमरमर का खजाना मिला। लिग्नाइट और संगमरमर का खजाना मिला। ठीक है, लिग्नाइट और संगमरमर का खजाना मिला कहाँ? जम्मू कश्मीर के कुब्बारा ज़िले में। आपको जम्मू रेंज में, जम्मू में आपको पहले ही क्या मिला है? लिथियम का भंडार मिला, जो बैटरी में यूज होता है, जो मोबाइल, लैपटॉप, आपको भी इलेक्ट्रॉनिक सामान गुड्स है उसके बैटरी में यूज होता है। पहले चाइना, अभी क्या है, अभी तक चाइना से आयात किया जाता है। चाइना के पास बहुत बड़ा इसका भंडार है। ठीक है, लेकिन इंडिया में मिला है, जम्मू में मिला, जम्मू कश्मीर के जम्मू में मिला, वैष्णो देवी के आसपास मिला है। ठीक है, फिर आगे क्या है? कुब्बारा में दावा किया कि लिग्नाइट और संगमरमर। तो लिग्नाइट क्या है? कोयले का एक प्रकार है। लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार है। ठीक है, और सामान्य प्रकार है लिग्नाइट। इस अगर
चर्चा में है तो कोयला पर कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे अच्छा जो प्रकार होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, इसमें कोयला का जो ये होता है, कार्बन की मात्रा जो होती है 80 से 95% होती है, 80 से 95%। ये सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। और एक कोयला भारत में जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। एक कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। दूसरा आता है बिटुमिनस। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 60 to 80%। ठीक है, सामान्य स्तर का कोयला होता है। तीसरा होता है लिग्नाइट। जो लिग्नाइट मिला है, लिग्नाइट हो सामान्य से भी नीचे होता है 60 to 50, लेकिन कुछ भी तो मिला है। ठीक है, चौथा होता है पीट। इसमें सबसे कम होता है 40 से कम होता है। ठीक है, 40 से भी कम, नीचे इधर उधर 40 से। इस तरह का क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, इससे आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कोयला को क्या कहा जाता है? तो कोयला को जो है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। भारत का लगभग 90% कोयला का भंडार कहाँ है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। देखिए, इस बार बीपीसीपीटी में क्वेश्चन में आया था गोंडवाना और अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। जब पिंजिया का जो है विघटन हुआ, टूटा, बीच में जो जल क्षेत्र से पेंथालासा कहा जाता था, पिंजिया जब टूटा, ठीक है, तो एक अंगारा लैंड बना, दूसरा गोंडवाना लैंड बना। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकन महादेश, देखिए पूरा अफ्रीकन महादेश, पूरा दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सब क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और अंगारा लैंड हो गया उत्तरी अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस, ये सब क्या हो गया? ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड क्वेश्चन आया था इस बार गोंडवाना लैंड पर, ऑप्शन में था बीपीसीपीटी में। तो इस तरह का क्वेश्चन अब एग्जाम बीपीएससी भी अपना क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें बीपीएससी के लिए भी, जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में, जो 99% है। चलिए, हाँ, एक और इसमें क्वेश्चन आया था कि कोयला का क्षेत्र क्या है? दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी। ठीक है, इसमें ऑप्शन था सोन नदी घाटी। तो भारत में जो है जो कोयला पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी, इसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है। और महानदी, सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है दामोदर को, इसे मृत नदी भी कहा जाता है बायोलॉजिकल रूप से। कई बार इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। महानदी क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, गोदावरी, महाराष्ट्र और नर्मदा घाटियों में पाया जाता है। एक इस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। चलिए, कोयला के भंडार में भारत का स्थान क्या है? कोयला के भंडार में भारत का स्थान पाँचवा है। कैसा? पाँचवा स्थान है भारत का, 5th स्थान है। ठीक है, कोयला के उत्पादन में सबसे बड़ा स्थान किसका है वर्ल्ड में? कोयला के उत्पादन में तो सबसे बड़ा स्थान जो है वो चीन का है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि कोयला के उत्पादन में सबसे बड़ा स्थान किसका है? तो चीन का है। किसका? चीन का। चीन के बाद किसका है? तो यूएसए का है। भारत का स्थान कैसा? 5वां स्थान आता है इसमें। अब भारत के किस क्षेत्र में, भारत के संदर्भ में जानते हैं। चलिए, डेटा बदला है कुछ इसमें। उत्पादन और भंडार दोनों में, उत्पादन में पहले हम बात करते हैं। उत्पादन में कौन है? सबसे आगे झारखंड, उसके बाद कौन है? उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा। ठीक है, बाद छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद फिर आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है एमपी, वेस्ट बंगाल के बाद एमपी। ठीक है, तो ये दो याद रखें, सबसे ज़्यादा झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा में उत्पादन। भंडार में भी जो है झारखंड उड़ीसा है, फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर है भंडार में। ये तो भंडार में। और देखिए उत्पादन में झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो है उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। चलिए, तो इस पर इतना ही, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पेज नंबर 5 का है, ये भी है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। बहुमत नहीं है तो साबित करने को कह सकते हैं राज्यपाल। ठीक है, देखिए ये पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा है। राज्यपाल, सरकार की, विपक्षी पार्टी के बीच बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है।
दिल्ली में ही देख रहे होंगे उपराज्यपाल के बीच। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा चर्चा में है उसे परीक्षा में आने की संभावना होती है। कई राज्यों में राज्यपाल और सरकार के बीच में विवाद है, ठीक है, कई राज्यों में सरकार और राज्यपाल के बीच में विवाद है, राज्यपाल और विरोधी पार्टी का विवाद है। अब पश्चिम बंगाल में ही देख रहे थे, अभी पंजाब में देख रहे हैं विवाद चल रहा, दिल्ली में विवाद चल रहा है, दिल्ली में तो उपराज्यपाल कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, तो बहुमत सदन में जो है, राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने का जो करवाना राज्यपाल का विशेषाधिकार है। राज्यपाल को जब लगेगा कि बहुमत कम है, अल्पमत की सरकार है, तो राज्यपाल का विशेषाधिकार बनता है कि उसे सत्ताधारी दल को कहे कि आप बहुमत साबित करें अमुक दिन को, ठीक है, एक डे फिक्स्ड कर दिया जाएगा, उस डे पर आप बहुमत अपना साबित करें। तो ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिनाई कर दिया है, इसे रोकने के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल को लगता है कि 80 सदस्यीय सदन में आपके पास 40 सदस्यों का बहुमत नहीं रह गया है, तो यह निश्चित तौर पर बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। कोर्ट ने इसके विरुद्ध बहस कर रहे कपिल सिब्बल को से कई सवाल पूछे हैं। देखिए, और यहीं पर एक क्वेश्चन बन रहा है, देखिए चर्चा में है, पर ध्यान आप लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़, ये जान के पढ़ें कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं सिलेबस पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5, देखिए कहा था कि सिंगल बेंच, इसमें एक ही जज होते हैं, डबल बेंच 2 जज होते हैं, ट्रिपल बेंच 3 जज को होता है। लेकिन संविधान पीठ किसे कहा आता है? 5 और 5 से अधिक जजों का जो बेंच होता है उसे संविधान पीठ कहा जाता है। यहाँ देखिए, यहीं दिया है, आपको पॉलिटी में आपको पॉलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, या मेंस राइटिंग आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। चलिए, संविधान पीठ आप बहुत सुने हैं इस बार, ठीक है, पिछले 2-3 सालों में राम मंदिर का फैसला आया, GST पर फैसला आया, आपको इस पर WES पर फैसला आया, आरक्षण पर 10% आरक्षण पर सभी ने संविधान पीठ ने फैसला दिया, ठीक है। तो 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, ठीक है, तो जिस बेंच में 5 और 5 से अधिक न्यायाधीश बैठते होते हैं, उस पीठ को संविधान पीठ कहा जाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ तो ये जान लिया कि बहुमत साबित करवाना जो है ना राज्यपाल का विशेषाधिकार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिनाई कर दिया रोकने से। चलिए, तो ऑप्शन में दे सकता है क्या, बहुमत सिद्ध करवाना विरोधी पार्टी सत्ताधारी से बहुमत सिद्ध करवाना राज्यपाल का विशेषाधिकार है, तो विशेषाधिकार बनता है। उससे जब भी लगेगा कि सरकार अल्पमत में है, इसे बहुमत प्राप्त नहीं है, तो बहुमत साबित करने को कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, देखिए क्या है, ये भी दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पेज नंबर 1 का है। प्रत्यारोपण के लिए अंगों को पहचानने में अहम भूमिका निभाएंगे ड्रोन। देखिए, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको निबंध आएगा, बिहार में भी निबंध का सेक्शन बढ़ गया है। निबंध तो पहली बार लागू किया गया, लेकिन 3 तरह के निबंध होंगे और एक तरह में 4 निबंध होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी निबंध रहेंगे, तो वहाँ भी सब लिखने में आपको, आंसर राइटिंग में आपको मदद मिलेगा, ठीक है। प्रत्यारोपण के लिए अंगों को पहुँचाने में अहम भूमिका निभाएंगे ड्रोन, ठीक है। पहले क्या था कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता था, ठीक है, ट्रैफिक रहित रोड बनाया जाता था, और तब जाकर के पहुंचाया जाता था। तब गोल्डन टाइम कहा था कुछ आवर को, उस आवर में पहुंचाना होता है अंग, प्रत्यारोपित करने वाले अंग को, ठीक है। तो क्या है कि अब क्या है कि, तो अब ऐसी व्यवस्था, उसमें भी क्या होता है कि समय पर नहीं पहुंच पाता था, तो अब इसके लिए क्या किया, ड्रोन से विशेष उपकरणों से लैस के एक साथ अंग प्रत्यारोपण की सुविधा वाले अस्पतालों को ड्रोन से जोड़ना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, दान में मिले मानव अंगों को प्रत्यारोपण के लिए तय समय सीमा के भीतर जरूरतमंदों तक पहुंचाने में ड्रोन महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए ड्रोन के बड़े पैमाने पर उपयोग पर विचार कर रहा है। दिल्ली एम्स और झज्जर सेंटर के बीच ड्रोन के उपयोग का पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा, ठीक है। तो आप आंसर राइटिंग में भी, आपको लेख में भी, निबंध में भी काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, ये क्या है, ये भी दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, पेज नंबर 1 का है। देखिए, भारतीय मूल के अजय बंगा माने होंगे क्या, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष, ठीक है। भारतीय मूल के अमेरिकी है, ठीक है, भारतीय नहीं, भारतीय मूल के है, और ये
क्या बने हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कब है और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, कितने देश है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब क्या है आगे, ये भी है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का पेज नंबर 9 का है, संरक्षण से ही समाधान, संरक्षण से ही समाधान है। ठीक है, कहा जा रहा है कि ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है कि महंगाई पिछले कई वर्षों से समूचा विश्व महंगाई और ऊर्जा संकट से ग्रस्त है। भारत अपनी आवश्यकता का 80% से अधिक कच्चा तेल विदेश से आयात करता है। सही है, छिपा नहीं है किसी से। हम अपनी ईंधन और ऊर्जा जरूरतों के लिए अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर है। यूक्रेन रूस युद्ध को 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान समूचे विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से ईंधन की कीमतों में बढ़ी है। पिछले में मैं आगे भी बताया है इसके बारे में, इस युद्ध के बारे में। ठीक है, इसका यूरोप बिजली प्राकृतिक, देखिए मैं बताऊँ आगे फर्स्ट में जो था, सेकेंड या थर्ड जो यूक्रेन युद्ध वाला था, जो बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कम प्रभाव पड़ेगा, वहाँ मैंने बताया था, इस तरह पॉइंट मैंने आपको बताया था। क्या है देखिए, इस युद्ध के कारण यूरोप बिजली प्राकृतिक गैस ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। मैंने बताया ना कि भारत पर कम प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि भारत के साथ व्यापार है हथियार का, लेकिन गैस प्राकृतिक गैस अनाज का व्यापार किसके साथ है, यूरोप के साथ, यूरोपीय देशों के साथ। इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है यूरोपीय देशों पर। यूरोप बिजली प्राकृतिक गैस संकट से जूझ रहा है। इस बीच भारत में बिजली मांग चालू वर्ष में बढ़ गई है, उसे पूरा करना है। तो यही कहा था कि जो संरक्षण से ही समाधान है। ठीक है, तो संरक्षण से ही समाधान, तो इसे आपको निबंध और एसे राइटिंग में भी काम आएगा। एसे राइटिंग, निबंध और आपको आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो भी इस बार पीटी मेंस देने जा रहा है। ये भी है राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पेज नंबर 10 का है। ये क्या है, बजट में अवसर के साथ सुरक्षा भी। ये ग्रीन बजट पर बात हुई है। ठीक है, ग्रीन बजट पेश किया गया। पीएम मोदी 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। डायरेक्ट आपको यूपीएससी पीटी में ये पूछ देगा, ये ऑप्शन में दे देगा कि 2030 तक कितने नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 500 गीगावाट। कितना, 500 गीगावाट। या ये पूछ देगा कि कब तक, तो 2030 तक, 2025 तक, 2040 तक, 2047 तक। ठीक है, 2047 तक जो है कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो 2030 तक क्या है, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य भारत ने रखा है। ठीक है, अब देखिए 5 लाख मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन, इसको नवीकरणीय ऊर्जा को गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा भी बोला जाता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला से बोले, इसमें ये जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल, डीजल और कोयला। देखिए बजट, ठीक है, इस बजट में इसका प्रावधान किया गया। पिछली बार 67वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था, क्या ये स्कीम बजट में इसका उल्लेख था। देखिए तो बजट भारत को वैश्विक ग्रीन एनर्जी बाजार में एक प्लेयर के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाएगा। ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, इससे संबंधित आप लोग कर रहे हैं। इसके 12 वेबिनार किया गया, देखिए वेब से सेमिनार किया गया। ठीक है, देखिए क्या है, ग्रीन ग्रोथ के लिए भारत रणनीति 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है, क्या क्या है, देखिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। न्यूट्रल, ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करना। और दूसरा है गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। और क्या, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल मिश्रण। देखिए अब क्या है, इथेनॉल पर भी कई तरह के क्वेश्चन आएंगे। इथेनॉल आधारित उद्योग भी कई स्थापित हुआ है, बिहार में मधुबनी में स्थापित हुआ है 2 दिन पहले। ठीक है, इथेनॉल मिश्रण, ये हो गया। क्या, इथेनॉल मिश्रण, पीएम कुसुम योजना, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन, रूफ टॉप सोलर स्कीम, गैसिफिकेशन, बैटरी स्टोरेज जैसी घोषणाएं बजट में की गई है। ठीक है, देखिए इस पर और देखिए, इस तरह से पीटी में आपको क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, निजी सेक्टर भी इस ग्रोथ में, ग्रीन ग्रोथ में निवेश करेगा, इसके लिए अपील किया गया है। ठीक है, हाँ देखिए आईएमएफ ने
आशा जताया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है, कि भारत 2070 से पहले ही ग्रीन कार्बन की दिशा में पहुंच सकता है। ग्रीन कार्बन, PM मोदी ने कहा कि हमारी स्थापित बिजली क्षमता में 40% जो है गैर जीवाश्म ईंधन का योगदान को लक्ष्य रखा गया। भारत ने 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया, ठीक है, गैर जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा। पेट्रोल में पहले क्या था कि 10% मिलाया जाता था एथेनॉल, अब बढ़ा के इसका लक्ष्य रखा गया है, 5 वर्ष में हासिल कर लिया गया। अब क्या किया गया, 20% एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, भारत ने 2030 से कम करके 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले पेट्रोल में 10% मिलाया जाता था एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, इससे पेट्रोल सस्ता हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, पहले लक्ष्य रखा गया था कि 20% जो है 2030 तक मिलाया जाएगा, लेकिन इसका लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा 2025-26 तक ही 20% का, ठीक है। अब गोबर से 10,000 बिलियन क्यूबिक मीटर इतना बायोगैस उत्पन्न होगा। चलिए, गोवर्धन योजना भी इस बार चर्चा में है, 500 नए प्लांट बैठाए जाएंगे। चलिए इसकी जब चर्चा हो रही है तो बिहार से संबंधित भी कुछ बता देता हूँ। अब क्या, मधुबनी के पंडौल में इस बार क्वेश्चन आया था आपको, फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया, दरभंगा में। तो दरभंगा की एक खास जगह का नाम दिया था जहाँ स्थापित किया, दरभंगा जिला नहीं था। तो एक है, जगह का नाम है मधुबनी में जगह है पंडौल, क्या, पंडौल, ठीक, पंडौल। तो आपको पंडौल अब पूछा जा सकता है, मधुबनी नहीं। BPSC का क्वेश्चन का नेचर आप लोगों ने देख लिया है। मिथिला की पहली एथेनॉल फैक्ट्री, मिथिला की पहली एथेनॉल फैक्ट्री स्थापित किया गया है, ठीक है। और इससे पहले कि आपको आरा में भी स्थापित किया गया, भोजपुर में भी स्थापित किया गया है, पूर्णिया में भी स्थापित किया गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए अब क्या है, आगे है कि अमेरिका में बर्फीले तूफान से 65,000 घरों में छाया अंधेरा, 1500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द। चलिए अब उड़ान क्या है, इस तरह का तूफान अमेरिका में कहाँ आया, एरिजोना से व्योमिंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय हाईवे में, ठीक है, कैलिफोर्निया राज्य में आया। कहाँ, कैलिफोर्निया राज्य में, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में आया, ठीक है, कैलिफोर्निया राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट लेक सिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे भी है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पेज नंबर 11 है। क्या है, वेस्ट बैंक में हिंसा के बाद इजराइल गाजा सीमा पर तनाव बढ़ा, ठीक है, हवाई हमले तेज, ठीक है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, इस पर है। गाजा क्षेत्र जो है ये कहाँ है आपको, ये फिलिस्तीन के क्षेत्र में है, ठीक है, वेस्ट बैंक में चला गया। चलिए अब मिस्र और संयुक्त राष्ट्र जो है इसके बीच में मध्यस्थता कर रहा है। पहला खाड़ी देश मिस्र है, जिसके साथ इजराइल का संबंध स्थापित हुआ, ठीक है। और आगे क्या है, आपको UAE के साथ भी संबंध स्थापित हुआ है, और UAE में उसका दूतावास खुला है, किसका, इजराइल का। देखिए जलवायु पर ये भी दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पेज नंबर 11, जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ भारत, ठीक है। आप इस पर क्वेश्चन आ सकता है। आप BPSC 67वीं PT में ही देखे हैं क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि कौन देश सूखे से संबंधित कोई योजना लेके आया, ठीक है। जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल होगा भारत की कृषि नवाचार मिशन में। इसमें कौन कौन है, अमेरिका और UAE की ओर से लॉन्च किया गया जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन। इसका नाम क्या है, AIM-4C। इस तरह से पूछा जाएगा कि AIM-4C क्या है, या कृषि के लिए नवाचार मिशन की शुरुआत किसने किया, अमेरिका और UAE ने। क्या इसमें भारत इसमें शामिल है, तो भारत इसमें शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र में
यह संयुक्त राष्ट्र में गांधीवादी दर्शन पर कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। संयुक्त राष्ट्र में गांधीवादी दर्शन पर, उनकी आइडियोलॉजी पर एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पेज नंबर 12 है। क्या है? रक्षा सचिव अरमने गिरधर को अक्टूबर 2023 तक का सेवा विस्तार बोले। इससे डायरेक्ट आपको ओनली एग्जाम में आएगा कि रक्षा सचिव कौन है, तो अरमने गिरधर का सेवा विस्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये भी है, यह जनसत्ता का पेज नंबर 1 का है। भारत हरित ऊर्जा क्षेत्र में सोने की खदान है। ठीक, किसने बोला? पीएम मोदी ने बोला। इसलिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जज, इलेक्शन कमीशन कुछ भी आपको स्टेटमेंट दे रहा है तो उसे आप लोग अच्छे तरह से करके जाएंगे। खोने क्या है? सोने की खदान या तेल के कुएं से कम नहीं है। ठीक है, हरित ऊर्जा क्षेत्र में विकास जो है, सोने की खदान मिलना या तेल के कुएं मिलना से कम नहीं। आम बजट 2023-24 में हरित वृद्धि को लेकर की गई घोषणाओं के बारे में संबंध में इन्होंने बातें की गई हैं। ठीक, हरित वृद्धि। चलिए क्या है? बिजली उत्पादन क्षमता में हरित स्रोतों का योगदान 40% करने का लक्ष्य 9 साल पहले प्राप्त कर लिया गया है। चलिए आगे क्या है? वही है। ठीक है, वर्ष 2014 के बाद से जितने भी बजट आए हैं उनमें न केवल वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखा गया है, बल्कि नए दौर के सुधारों को भी आगे बढ़ाया गया है। भारत प्रति वर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन जो ऊर्जा होती है, ये इससे पोल्यूशन नहीं आता है। ठीक है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत निजी क्षेत्र को 19,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है। आम बजट में वाहनों को कबाड़ में बदलने की जो स्क्रैप पॉलिसी आया था, ये पुराने वाहन हो चुके 15 वर्ष के 12 वर्ष के, उसे बदलने के लिए। ठीक है, आम बजट में वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए 3,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये सब पर्यावरण से संबंधित है। चलिए, पहला नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, दूसरा क्या है? अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना, और तीसरा तेजी से गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। ठीक है, 3 स्तंभ को रेखांकित किया है। ठीक है, पीएम मोदी ने हरित ऊर्जा वृद्धि और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए 3 स्तंभों को रेखांकित किया है। उसमें क्या है? पहला क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, दूसरा क्या? अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना, तीसरा है तेजी से गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। चलिए, तो ये सब आपको इससे राइटिंग आपको जीएस में आ गया, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन तो उसमें भी लिखने के लिए यूजफुल होगा। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको अच्छे टॉपिक्स का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।